नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल MK स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने गुर्जर प्रतिहार वंश की भीनमाल शाखा के शासक नागभट्ट प्रथम से लेकर हमने वत्सराज तक पढ़ लिया है। अगर दोस्तों आपने हमारी वो क्लास नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप जाकर वहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश की जो सभी क्लासें नंबर वाइज देखोगे तो आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम गुर्जर प्रतिहार वंश की जो भीनमाल शाखा है जिसमें शासक हमारे नागभट्ट सेकंड से लेकर अंतिम शासक यशपाल तक पढ़ेंगे। और दोस्तों, साथ में हम ये भी जानेंगे कि कौन से शासक समय चीनी यात्री आए और कौन से शासक समय अरबी यात्री आए। दोस्तों, क्लास को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि हम जब भी इस तरह की क्लास अपलोड करें तो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश की जो भीनमाल शाखा है, इस भीनमाल शाखा का जो संस्थापक यानी कि इसका आदि पुरुष कौन है? नागभट्ट प्रथम। यानी कि दोस्तों, भीनमाल शाखा की शुरुआत नागभट्ट प्रथम से होती है। वो नागभट्ट प्रथम से लेकर हमने वत्सराज तक पढ़ लिया है। और इस भीनमाल शाखा का जो अगला शासक बनता है हमारा कौन बनता है? नागभट्ट सेकंड। तो अब हम नागभट्ट सेकंड के बारे में पढ़ते हैं। नागभट्ट सेकंड। दोस्तों, नागभट्ट सेकंड का जो शासनकाल का समय माना जाता है वो है 795 से लेकर 833 तक। यानी दोस्तों, जो नागभट्ट सेकंड का शासनकाल समय माना जाता है वो है 795 से लेकर 833 तक। दोस्तों, नागभट्ट सेकंड के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों, नागभट्ट सेकंड के पिता का नाम क्या था? वत्सराज। तो नागभट्ट सेकंड के पिता का नाम था वत्सराज। वत्सराज के समय भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था, ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो नागभट्ट सेकंड के पिता का क्या नाम था? वत्सराज। और दोस्तों, नागभट्ट सेकंड का दरबार था, नागभट्ट सेकंड का दरबार था, वह दरबार नागावलों का दरबार कहलाता था। नागावलों का दरबार कहलाता था। यानी कि दोस्तों, जो नागभट्ट प्रथम है इसका जो दरबार था वह नागावलों का दरबार कहलाता था। और नागभट्ट सेकंड है इसका भी जो दरबार था वह नागावलों का दरबार कहलाता था। लेकिन दोस्तों, नागभट्ट सेकंड है इसका जो दरबार है वह दूसरा नागावलों का दरबार कहलाता है। और जो पहला नागावलों का दरबार कहलाता है वो नागभट्ट प्रथम का कहलाता है, ठीक है। दोस्तों, नागभट्ट सेकंड का जो एक दरबारी कवि था चंद्र प्रभु सूरी। दोस्तों, इसका एक दरबारी था चंद्र प्रभु सूरी। इसने ग्रंथ लिखा था प्रभावक चरित्र। इस ग्रंथ में नागभट्ट प्रथम की कुछ उपाधियां हैं, जैसे महाराधिराज, परम परमेश्वर, और परम भट्टारक। यानी दोस्तों, नागभट्ट सेकंड है इसका दरबारी था चंद्र प्रभु सूरी। इसने ग्रंथ लिखा था प्रभाव चरित्र। इसमें नागभट्ट सेकंड की उपाधियां हैं महाराज धीराज, परम परमेश्वर और परम भट्टारक। दोस्तों, ये उपाधियां प्रभाव चरित्र में दी गई हैं। लेकिन ये उपाधियां क्यों दी गई है? क्योंकि दोस्तों, जब ये नागभट्ट सेकंड है जो कन्नौज के शासक चक्रायुध और धर्मपाल को हरा देता है, तब दोस्तों इन दोनों को हराकर यह उपाधियां इसने धारण की थी। नागभट्ट सेकंड के बारे में और आगे पढ़ते हैं, तो इसको मैं हटाता हूं। तो दोस्तों, नागभट्ट सेकंड ने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तो उस समय बंगाल का शासक कौन था और राजपूत वंश कौन था और कन्नौज का शासक कौन था, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं भारत का चित्र बना कर आपको समझ देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा।
तो दोस्तों ये है हमारा भारत। यहाँ पर हमारे प्रतिहार वंश हैं, ठीक है। वो बंगाल में पाल वंश और दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश। तो यहाँ पर है राष्ट्रकूट वंश और बंगाल में है पाल वंश, और यहाँ पर है हमारा प्रतिहार वंश। तो प्रतिहार वंश का जो शासक कौन था? नागभट्ट सेकंड, ठीक है। नागभट्ट सेकंड का समय क्या है? 795 833। और ये हमारे त्रिपक्षीय संघर्ष किसको लेकर? कनौज को लेकर। दोस्तों ये जब नागभट्ट द्वितीय ने कनौज पर आक्रमण किया था, मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए लड़ा था, तब कनौज का शासक कौन था? तो दोस्तों यहाँ पर कनौज का शासक था चक्रायुध। और बंगाल का शासक कौन था? तो बंगाल का शासक था हमारे धर्मपाल। ये पाल वंश था। और राष्ट्रकूट वंश कौन था? तो दोस्तों जब वत्सराज के समय तो यहाँ का शासक था ध्रुव, और वो नागभट्ट सेकंड के समय राष्ट्रकूट वंश है हमारे यहाँ पर गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय यानी कि दोस्तों नागभट्ट सेकंड ने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। और नागभट्ट सेकंड ने जब कनौज पर मतलब आक्रमण किया था, तो कनौज का शासक कौन था? चक्रवायुध, ठीक है। तो दोस्तों नागभट्ट सेकंड ने कनौज पर आक्रमण किया, वो इसने चक्रवायुध और धर्मपाल को दोनों को हरा दिया था और कनौज पर अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों नागभट्ट सेकंड है ये कनौज को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक है, ठीक है। वत्सराज ने भी मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष में कनौज पर आक्रमण किया था, लेकिन उसने अपनी राजधानी नहीं बनाया था, ठीक है। वह ध्रुव से हार कर भाग गया था जालोर। तो नागभट्ट सेकंड ने इसने कनौज को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो कनौज को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक कौन है? हमारे नागभट्ट सेकंड। तो इसने कनौज को अपनी राजधानी बनाया था, कनौज को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। दोस्तों अगर प्रश्न आ जाए कि गुर्जर प्रतिहार वंश में कौन से शासक ने कनौज को अपनी राजधानी बनाया था, तो नागभट्ट सेकंड, ठीक है, इसने अपनी कनौज को राजधानी बनाया था, बनाया था। लेकिन दोस्तों नागभट्ट सेकंड ने कनौज को राजधानी तो बना लिया, लेकिन ये बात जब गोविंद तृतीय को पता चलता है कि नागभट्ट सेकंड ने चक्रवायुध धर्मपाल दोनों को हरा दिया है, तो दोस्तों ये गोविंद तृतीय है, ये वापस कनौज पर आता है और नागभट्ट द्वितीय से लड़ता है। तो दोस्तों नागभट्ट द्वितीय और गोविंद तृतीय के मध्य वापस युद्ध होता है। तो इस युद्ध में गोविंद तृतीय की वापस मतलब गोविंद तृतीय भी जीत जाता है। वत्सराज के समय ध्रुव भी यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश भी जीत जाता है, और वापस नागभट्ट सेकंड और गोविंद तृतीय के मध्य युद्ध होता है, तो उसमें भी यह राष्ट्रकूट वंश जीत जाता है। यानी कि दोस्तों जब दोनों बार गुर्जर प्रतिहार वंश राष्ट्रकूट वंश के दोनों के मध्य युद्ध हुआ, तो दोनों बार राष्ट्रकूट वंश जीत जाता है। तो दोस्तों ये गोविंद तृतीय वापस इस कनौज पर आक्रमण करता है नागभट्ट द्वितीय पर। तो इन दोनों के मध्य युद्ध होता है, तो ये नागभट्ट द्वितीय हार जाता है और ये कनौज को वापस छोड़ देता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश की भीनमाल शाखा में हमने पढ़ा था नागपुर प्रथम, ठीक है। नागपुर प्रथम के बाद हमने पढ़ा था ककुस के बाद पढ़ा था देवराज, और देवराज के बाद पढ़ा था वत्सराज। वत्सराज के बाद जो अगला शासक बनता है नागभट्ट सेकंड, ठीक है। नागभट्ट सेकंड का जो शासनकाल समय माना जाता है 795 से 833, ठीक है। और नागभट्ट प्रथम के पिता का क्या नाम था? वत्सराज। इसने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, और इसने धर्मपाल और कनौज का शासक था इंद्रयुध, इन दोनों को हरा दिया था और कनौज पर आ गया था। लेकिन दोस्तों इसने कनौज को अपनी राजधानी नहीं बनाया था, ठीक है। उसके बाद ये हमारे जो राष्ट्रकूट वंश है, वहाँ पर राष्ट्रकूट वंश कौन था? ध्रुव से हार कर वापस ये जालोर आ गया था, और जालोर यानी इसने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था वापस, ठीक है। और दोस्तों नागभट्ट सेकंड का जो दरबार है वो नागावलों का दरबार कहलाता है, और दोस्तों जो नागभट्ट प्रथम है उसका भी दरबार नागावलों का दरबार कहलाता है, और नागभट्ट सेकंड है इसका भी नागावलों का दरबार कहलाता है। लेकिन इनका जो दरबार है ये दूसरा नागावलों का दरबार कहलाता है, और जो नागभट्ट प्रथम है वो उनका दरबार प्रथम नागावलों का दरबार कहलाता है, ठीक है। और दोस्तों नागभट्ट सेकंड है, इनका दरबार में कवि रहता था चंद्र प्रभु सूरी। इसका एक ग्रंथ है प्रभाव चरित्र। इस प्रभाव चरित्र में नागभट्ट प्रथम की कुछ उपाधियां हैं, महाराज धीराज, परम परमेश्वर और परम भट्टारक, ठीक है। दोस्तों ये तीनों उपाधियां महाराज धीराज, परम परमेश्वर और परम भट्टारक, हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश का जो अगला शासक आएगा महेंद्रपाल, ठीक है, इनको भी ये तीनों उपाधियां दी गई है, और हमारे नागभट्ट सेकंड को भी ये तीनों उपाधियां हैं, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। ये तीनों उपाधियां दो गुर्जर प्रतिहार वंश को दी गई हैं, एक तो नागभट्ट सेकंड और एक महेंद्रपाल,
और दोस्तों नागभट्ट सेकंड ने भी भारत के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। वो इसने कनौज पर आक्रमण किया था। तो उस समय कनौज का शासक था चक्रआयुध, ठीक है। और पाल वंश कौन था? धर्मपाल। और राष्ट्रकूट वंश कौन था? गोविंद तृतीय। तो दोस्तों नागभट्ट सेकंड ने चक्रआयुध और धर्मपाल दोनों को हराकर इसने कनौज पर अधिकार कर लिया था और इसने कनौज को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको कोई पूछ ले कि कनौज को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक कौन था, तो नागभट्ट सेकंड, ठीक है। इसने कनौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया था, यानी कि चक्रआयुध और धर्मपाल को हराकर इसने कनौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो कनौज को राजधानी बनाने वाला प्रथम प्रत्याहार शासक कौन था? नागभट्ट सेकंड। और दोस्तों नागभट्ट सेकंड ने चक्रआयुध और धर्मपाल दोनों को हराकर इसने महाराज और परम परमेश्वर और बटारा की उपाधि धारण की थी। लेकिन दोस्तों नागभट्ट सेकंड ने ये कनौज को अपने राज्य में बना लेता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये राष्ट्रकूट वंश यहाँ पर कौन आता है? गोविंद तृतीय। ये गोविंद तृतीय को पता चलता है कि इसने नागभट्ट सेकंड ने चक्रआयुध और धर्मपाल दोनों को हरा दिया है और इसने कनौज को राजधानी बना लिया है। तो दोस्तों गोविंद तृतीय भी इस कनौज पर वापस आक्रमण करके ले आता है नागभट्ट सेकंड से। तो नागभट्ट सेकंड और गोविंद तृतीय के मध्य युद्ध होता है। तो इसने वापस प्रत्याहार शासक नागभट्ट प्रथम से युद्ध लड़ने के लिए आता है और इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। लेकिन दोस्तों इस बार भी ये राष्ट्रकूट वंश जीत जाता है, यानी कि गोविंद तृतीय जीत जाता है। यानी कि दोस्तों गुर्जर प्रत्याहार वंश और राष्ट्रकूट वंश इन दोनों के मध्य 2 बार युद्ध हुआ था। एक तो ध्रुव और वस्त्राज के मध्य और दूसरा है नागभट्ट सेकंड और गोविंद तृतीय के मध्य। लेकिन दोस्तों दोनों बार ये राष्ट्रकूट वंश जीत जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये नागभट्ट सेकंड गोविंद तृतीय से हारकर वापस ये भीनमाल आ जाता है। और दोस्तों नागभट्ट सेकंड ने अंतिम में गंगा नदी में समाधि ले ली थी। तो अंतिम समय में नागभट्ट सेकंड ने गंगा नदी में समाधि ले ली थी। गंगा नदी में समाधि ले ली थी। तो दोस्तों नागभट्ट सेकंड के बाद जो भीनमाल सागा का जो अगला शासक बनता है वो कौन बनता है? रामचंद्र। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसको मैं हटाता हूँ। तो दोस्तों गुर्जर प्रत्याहार वंश की भीनमाल शाखा में नागभट्ट सेकंड के बाद हमारा आता है शासक रामचंद्र। दोस्तों रामचंद्र की इतिहास में कोई जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। तो रामचंद्र के बाद हमारा जो अगला शासक बनता है मिहिर भोज प्रथम। तो दोस्तों नागभट्ट सेकंड के बाद जो हमारा अगला शासक बनता है रामचंद्र। दोस्तों रामचंद्र की कोई इतिहास में कोई खास जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए हम रामचंद्र के बाद जो अगला शासक पढ़ेंगे वो है मिहिर भोज प्रथम। तो हम मिहिर भोज प्रथम के बारे में पढ़ते हैं। मिहिर भोज प्रथम। तो दोस्तों मिहिर भोज प्रथम का जो शासनकाल समय माना जाता है वो 836 से लेकर 885 तक, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। नागभट्ट प्रथम का जो शासनकाल समय माना जाता है वह है 795 से लेकर 833 तक, और 833 से लेकर 836 तक जो शासनकाल समय होता है वो रामचंद्र होता है। और 836 से लेकर, ठीक है, 836 से लेकर 885 तक वो शासनकाल होता है मिहिर भोज का। तो दोस्तों मिहिर भोज का प्रथम का जो शासनकाल समय है वो क्या है? 836 से 885 तक। दोस्तों मिहिर भोज के पिता का क्या नाम था? मिहिर भोज के पिता कौन थे? रामचंद्र 3 वर्ष तक शासक किया था। उसके बाद दोस्तों शासक बन जाता है मिहिर भोज। दोस्तों 3 वर्ष तक शासक क्यों किया था? क्योंकि दोस्तों मिहिर भोज प्रथम है ना, इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। तो दोस्तों एकमात्र शासक है जिसने अपने पिता की हत्या की थी, तो दोस्तों वह मिहिर भोज है। तो मिहिर भोज पितृहंता, गुर्जर प्रत्याहार वंश का पितृहंता कहलाता है। तो गुर्जर प्रत्याहार वंश का पितृहंता कौन है? पितृहंता है वह है मिहिर भोज प्रथम, ठीक है। इसने अपने पिता रामचंद्र की हत्या कर दी थी। दोस्तों मिहिर भोज की प्रशस्ति है ग्वालियर प्रशस्ति।
दोस्तों मीर भोज प्रथम को ग्वालियर प्रशस्ति में आदि वराह की उपाधि दी गई है। आदि वराह की उपाधि दी गई है। दोस्तों अगर प्रश्न आ जाए कि आदि वराह की उपाधि किसकी है, तो मीर भोज प्रथम की है। और ये उपाधि किस प्रशस्ति में दी गई है, तो ये ग्वालियर प्रशस्ति में दी गई है। ठीक है दोस्तों, एक प्रशस्ति और है दौलतपुरा लेक। दौलतपुरा लेक, ठीक है दोस्तों, दौलतपुरा लेक में मीर भोज को प्रभांस की उपाधि दी गई है। प्रभांस, ठीक है। अगर दोस्तों प्रश्न आ जाए कि प्रभांस उपाधि कौन से लेक में दी गई है, तो वह है दौलतपुरा में। और प्रभांस उपाधि किसकी है, तो मीर भोज प्रथम की है। ठीक है। और दोस्तों एक और लेक आता है बेगरमा का लेक। बेगरमा का लेक तो बेगरमा के लेक में मीर भोज प्रथम को विश्व को जीतने वाला शासक बताया है। यानी कि बेगरमा लेक में मीर भोज प्रथम को विश्व को जीतने वाला शासक बताया है। ठीक है। और दोस्तों मीर भोज के और उपनाम है, जैसे इस्लाम का शत्रु। मीर भोज प्रथम को इस्लाम का शत्रु कहते थे। मीर भोज को और अरबों का अमित्र कहते थे। और मीर भोज प्रथम को और काफिरों का राजा भी कहा जाता था। ठीक है, ये मीर भोज प्रथम के उपनाम है। इस्लाम का शत्रु, अरबों का मित्र, काफिरों का राजा भी कहा जाता था। और दोस्तों मीर भोज प्रथम के समय हमारे अरबी यात्री आए थे। अरबी यात्री कौन आए थे? सुलेमान। दोस्तों सुलेमान ने मीर भोज को एक शक्तिशाली शासक बताया है। और दोस्तों ने इसने अपनी किताब में उल सिंध और अल हिंद में मीर भोज प्रथम को एक शक्तिशाली शासक बताया है। और अरबी यात्री सुलेमान ने मीर भोज प्रथम की जो सैन्य शक्ति थी, यानी कि उनकी सैन्य शक्ति, अश्व सेना को सबसे शक्तिशाली सेना बताया है। किसने? सुलेमान ने। ठीक है। और दोस्तों मीर भोज की एक इम्पोर्टेंट बात, दोस्तों मीर भोज प्रथम के समय जुनैद खान आक्रमण किया था। दोस्तों एक जुनैद खान नाग प्रथम के समय आक्रमण किया था, और एक दूसरा एक जुनैद खान है, इसने भारत पर आक्रमण किया था। इसने आक्रमण किया था गुजरात में सोमनाथ मंदिर को लूटने आया था। सोमनाथ मंदिर, ठीक है, इसको लूटने आया था जुनैद खान। और इस समय यहाँ का शासक था भीम सिंह। ठीक है, जुनैद खान ने सोमनाथ मंदिर को लूटने आया था और यहाँ का शासक था भीम सिंह। और दोस्तों जुनैद खान ने भीम सिंह को हराकर सोमनाथ मंदिर लूट रहा था। लेकिन दोस्तों मीर भोज प्रथम ने इस जुनैद खान के आक्रमण को विफल कर दिया था। और मीर भोज प्रथम ने जुनैद खान को सोमनाथ मंदिर को लूटने नहीं दिया था। ठीक है, यानी कि इसके आक्रमण को फेल कर दिया था और सोमनाथ मंदिर को लूटने नहीं दिया था। ठीक है, यानी कि दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश की जो भीलमाल शाखा का जो अगला शासक बनता है मीर भोज प्रथम का शासनकाल समय माना जाता है 837 से 885 तक। ठीक है दोस्तों, इसके पापा का नाम था रामचंद्र। इन्होंने 3 वर्ष तक शासक किया था, यानी इसने 3 वर्ष तक शासनकाल संभाला था। उसके बाद दोस्तों इसने मीर भोज प्रथम ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। इसलिए दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का जो पितृहंता कहलाता है वो मीर भोज प्रथम कहलाता है। ठीक है। और दोस्तों मीर भोज प्रथम की ग्वालियर प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति में मीर भोज को आदिवराह की उपाधि दी गई है। ठीक है। और दोस्तों एक बात यह भी ध्यान रखना कि मीर भोज प्रथम ने वरा नाम के सिक्के भी चलाए थे। दोस्तों इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मीर भोज प्रथम की उपाधि क्या है? आदि वराह। तो वराह उपाधि किसकी है? मीर भोज की। तो मीर भोज ने वराह नाम के सिक्के भी चलाए थे। और दोस्तों मीर भोज प्रथम को गुर्जर प्रतिहार वंश का पितृहंता कहलाता है। इसकी एक प्रशस्ति ग्वालियर प्रशस्ति,
इसमें मीर भोज प्रथम को आदिवरा की उपाधि दी गई है। ठीक है। और दोस्तों मीर भोज प्रथम को दौलतपुर लेख में इसको प्रभांश की उपाधि दी गई है। तो दोस्तों अगर प्रश्न आ जाए कि प्रभांश उपाधि किसकी है, तो मीर भोज प्रथम की है। ये उपाधि कौन से अभिलेख में मिलती है, कौन से लेख में मिलती है, तो दौलतपुर अभिलेख में मिलती है। और दोस्तों मीर भोज प्रथम एक शक्तिशाली शासक था, तो इनको बैग्रमा लेख में इसको विश्व को जीतने वाला शासक भी मीर भोज को बताया है। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना, है कि विश्व को जीतने वाला शासक कौन से लेख में बताया गया है, तो बैग्रमा लेख में। और किसको बताया है, तो मीर भोज प्रथम को बताया है। ठीक है। और मीर भोज प्रथम के समय अरबी याति सुलेमान आया था। अरबी याति सुलेमान की किताब है उल सिंध अल हिंद। दोस्तों इस किताब में मीर भोज प्रथम की काफ़ी प्रशंसा की गई है। ठीक है, सुलेमान ने। और दोस्तों मीर भोज प्रथम की जो सैन्य शक्ति थी, यानी कि उनकी सेना की जो शक्ति थी, उनकी भी काफ़ी प्रशंसा की है सुलेमान ने। और दोस्तों सुलेमान ने मीर भोज प्रथम की जो अश्व सेना को काफ़ी मजबूत या शक्तिशाली बताया है इस सुलेमान ने। और दोस्तों मीर भोज प्रथम को इस्लाम का शत्रु भी कहा जाता है, अरबों का अमित्र भी कहते हैं, और मीर भोज प्रथम को काफिरों का राजा भी कहलाता था। और दोस्तों मीर भोज प्रथम के समय जुनैद खान ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर को लूटने आया था, लेकिन दोस्तों मीर भोज प्रथम ने इस जुनैद खान के आक्रमण को विफल कर दिया था। ठीक है, इसको सोमनाथ मंदिर लूटने नहीं दिया था। और दोस्तों मीर भोज प्रथम की एक इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान में रखना कि अरबी यात्री सुलेमान कौन से शासक के समय आया था, तो दोस्तों वो हमारे हैं मीर भोज प्रथम के समय। या ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि मीर भोज प्रथम के समय कौन सा अरबी यात्री आया था, तो सुलेमान। अरबी यात्री सुलेमान की किताब है उल सिंध अल हिंद, इसकी एक किताब है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको मैंने मीर भोज प्रथम पढ़ाए हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश की जो भीनमाल शाखा है, मीर भोज प्रथम के बाद जो अगला शासक बनता है, कौन बनता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसको मैं हटाता हूँ। तो दोस्तों हमारा जो अगला शासक बनता है, मीर भोज के बाद जो शासक बनता है, वो है महेंद्रपाल फर्स्ट। महेंद्रपाल फर्स्ट। दोस्तों महेंद्रपाल फर्स्ट का जो शासनकाल समय माना जाता है, वो है 885 से लेकर 910 ईस्वी। और महेंद्रपाल फर्स्ट के पिता हैं पिताजी। तो महेंद्रपाल फर्स्ट के पिता जी का क्या नाम है, मीर भोज। मीर भोज। मीर भोज ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसलिए मीर भोज प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के पितृहंता कहलाते हैं। ठीक है। और दोस्तों महेंद्रपाल की कुछ उपाधियां हैं, जैसे महाराज धीराज महाराज धीराज परम परमेश्वर और परम भट्टारक। महेंद्रपाल फर्स्ट की उपाधियां महाराज धीराज, परम परमेश्वर और परम भट्टारक। दोस्तों ये तीनों उपाधियां एक हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड और महेंद्रपाल की ये तीनों उपाधियां सेम है, कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर दोस्तों परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि महाराज धीराज, परम परमेश्वर और परम भट्टारक उपाधियां किनकी हैं, तो ऑप्शन में अगर महेंद्रपाल मिल ले तो महेंद्रपाल आंसर सही होगा, और नागभट्ट द्वितीय मिलेगा तो नागभट्ट द्वितीय सही होगा। ये तीनों उपाधियां दोनों शासकों को मिली गई हैं। और दोस्तों महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबार में एक कवि था राजशेखर। दोस्तों राजशेखर ने महेंद्रपाल को और कुछ उपाधियां दी हैं, जैसे रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र। यानी दोस्तों महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबार में एक कवि था राजशेखर ने महेंद्रपाल फर्स्ट को रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र की उपाधियां महेंद्रपाल फर्स्ट को दी हैं। और दोस्तों राजशेखर जो एक कवि था, दरबारी कवि था, तो राजशेखर के कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं, उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रश्न आता है कि निम्न में से ग्रंथ किसने लिखे हैं।
तो दोस्तों वो ग्रंथ राजशेखर के हैं। तो राजशेखर के ग्रंथ के बारे में बात करते हैं। तो राजशेखर के ग्रंथ है काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हरविलास, बाल रामायण और बाल भारत, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हरविलास, बाल रामायण, बाल भारत और भुवन कोश और विद्याशाल भंजिका और प्रबंध कोश। तो दोस्तों राजशेखर ने काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हरविलास, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश, विद्याशाल भंजिका और प्रबंध कोश नामक ग्रंथ राजशेखर ने लिखे थे। और ये राजशेखर महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबारी कवि थे। ठीक है, यानी कि दोस्तों महेंद्रपाल फर्स्ट का जो शासनकाल समय माना जाता है वो है 885 से लेकर 910 ईस्वी तक। ठीक है, और महेंद्रपाल फर्स्ट के पिता का नाम है मीर भोज फर्स्ट। दोस्तों मीर भोज फर्स्ट ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। पिता का नाम है रामचंद्र। तो मीर भोज फर्स्ट ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसलिए गुर्जर प्रतिहार वंश का पितृहंता मीर भोज फर्स्ट को कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और दोस्तों महेंद्रपाल फर्स्ट की कुछ उपाधियां हैं महाराज धीराज, परम परमेश्वर और परम भट्टारक। ठीक है, ये उपाधियां महेंद्रपाल फर्स्ट की और नागभट्ट द्वितीय की उपाधियां हैं। ठीक है, दोनों शासकों की ये तीनों उपाधियां हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, और महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबारी कवि थे जिन्होंने महेंद्रपाल फर्स्ट को कुछ उपाधियां दी हैं। रघुकुल चिंतामणि, निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र, ये तीनों उपाधियां राजशेखर ने दी हैं। ठीक है, और राजशेखर ने महेंद्रपाल के जो दरबारी कवि थे इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे हैं। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हरविलास, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश और विद्याशाल भंजिका और प्रबंध कोश नामक ग्रंथ राजशेखर ने लिखे हैं। दोस्तों ये जितने भी ग्रंथ है ये ध्यान में रखना, क्योंकि दोस्तों इन ग्रंथों में से हर बार एग्जाम प्रश्न आता है कि हरविलास, बाल रामायण निम्न में से ग्रंथ कौन से कवि के हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे राजशेखर के। अब दोस्तों महेंद्रपाल फर्स्ट के बाद जो शासक बनता है गुर्जर प्रतिहार वंश का, वो कौन बनता है? महिपाल फर्स्ट। ठीक है, तो अब हम महिपाल फर्स्ट के बारे में बताते हैं। तो इसको मैं हटाता हूँ। तो महेंद्रपाल के बाद जो अगला शासक बनता है वो है महिपाल फर्स्ट। ठीक है, महिपाल फर्स्ट। महेंद्रपाल फर्स्ट के बाद जो अगला शासक बनता है वो है महेंद्रपाल फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, महेंद्रपाल फर्स्ट का जो शासन का समय माना जाता है वो है 910 ईस्वी से 943 तक। ठीक है, महेंद्रपाल फर्स्ट का जो शासन का समय माना जाता है 910 ईस्वी से 943 ईस्वी तक। तो दोस्तों इसी के समय भी राजशेखर था, यानी कि महेंद्रपाल फर्स्ट के समय भी राजशेखर दरबारी कवि था, तो इसी के समय भी दरबारी कवि था। यानी कि इनके पिता का क्या नाम है? इनके पिता महिपाल के पिता का नाम है महेंद्रपाल फर्स्ट। ठीक है, महेंद्रपाल फर्स्ट। और इनके दरबार में भी राजशेखर कवि था और इनके दरबार में भी राजशेखर कवि था। यानी कि पिता के भी दरबार में राजशेखर कवि था और उनके पुत्र के दरबार में भी राजशेखर कवि था। ठीक है, यानी कि इसकी मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनता है महिपाल, तो महिपाल के समय भी राजशेखर था। राजशेखर यानी कि दरबारी कवि था। दोस्तों राजशेखर ने भी महिपाल को उपाधि दी है, वह है रघुकुल मुकुटमणि। रघुकुल मुकुटमणि, आर्यव्रत का महाराज धीराज। यानी कि दोस्तों महिपाल फर्स्ट को भी राजशेखर ने उपाधि दी है रघुकुल मुकुटमणि, आर्यव्रत का महाराज धीराज।
दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। रघुकुल मुकुटमणि उपाधि किनकी है? महिपाल फर्स्ट की। महेंद्रपाल को फर्स्ट ने भी राजशेखर ने उपाधि दी। क्या उपाधि दी थी? रघुकुल चूड़ामणि। और राजशेखर ने महिपाल को क्या उपाधि दी है? तो रघुकुल मुकुटमणि। ठीक है। और दोस्तों महिपाल फर्स्ट की एक इम्पोर्टेंट बात, महिपाल फर्स्ट के समय, शासनकाल के समय हमारे एक अरबी यात्री आया था, अलमसुद्दी। अरबी यात्री, अरबी यात्री, अरबी यात्री कौन आया था? अलमसुद्दी। ठीक है। तो अलमसुद्दी किन के शासनकाल में आया था? महिपाल फर्स्ट के समय। ठीक है। दोस्तों अलमसुद्दी ने गुर्जर प्रत्याहार को, गुर्जर प्रत्याहार को, अल गुर्जर कहाँ है? अल गुर्जर कहाँ है? ठीक है। यानी दोस्तों महिपाल फर्स्ट का शासन का समय माना जाता है 910 ईस्वी से 943 ईस्वी तक। महिपाल फर्स्ट के पिता का नाम है महेंद्रपाल फर्स्ट। ठीक है। और महिपाल फर्स्ट के जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? राजशेखर। ठीक है। राजशेखर ने महिपाल फर्स्ट को रघुकुल मुकुटमणि और आर्यावर्त का महाराज धीराज उपाधि दिए हैं। ठीक है। और खास बात तो यह है कि महिपाल फर्स्ट के समय यानी कि शासनकाल के समय एक अरबी यात्री आया था, अलमसुद्दी। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर बार प्रश्न में आता है कि अलमसुद्दी, अरबी यात्री अलमसुद्दी कौन से शासक के समय आया था? तो वो है हमारे महिपाल फर्स्ट। ठीक है। और दोस्तों ये प्रश्न भी बार बार आता है कि अल गुजर किसने कहा था? तो वो है हमारे अलमसुद्दी। ठीक है। यात्री अलमसुद्दी थे, इन्होंने गुजर प्रत्याहार वंश को अल गुजर नाम दिया है। ठीक है। और दोस्तों महिपाल फर्स्ट की शासनकाल की और कुछ जानकारी नहीं मिलती है। तो उसके बाद महिपाल फर्स्ट के बाद जो शासक अगला शासक बनता है, अगला शासक तो अगला शासक कौन बनता है हमारे? वो है राज्यपाल। ठीक है। दोस्तों महिपाल फर्स्ट के बाद जो अगला शासक बनता है वो है हमारे राज्यपाल। दोस्तों राज्यपाल की कुछ जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इससे संबंधित एक प्रश्न आता है, कौन से गुजर प्रत्याहार वंश के समय मोहम्मद गजनवी आया था? तो दोस्तों वो है हमारे राज्यपाल। ठीक है। राज्यपाल के शासनकाल में महमूद गजनवी आया था। महमूद गजनवी। ठीक है। महमूद गजनवी कौन से शासक के समय आया था? तो वो है हमारे राज्यपाल। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों राज्यपाल की और कुछ जानकारी नहीं मिलती है। और राज्यपाल के बाद जो अगला शासक बनता है वो है त्रिलोचन। दोस्तों त्रिलोचन का भी इतिहास में कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो त्रिलोचन के बाद जो अगला शासक बनता है वो है यशपाल। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये गुजर प्रत्याहार वंश का अंतिम शासक है। और इनसे संबंधित हर बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि गुजर प्रत्याहार वंश का अंतिम शासक कौन है? तो दोस्तों हमारा हो जाएगा यशपाल। ठीक है। यशपाल। यानी दोस्तों महिपाल फर्स्ट के बाद जो अगला शासक बनता है राज्यपाल के बाद अगला शासक बनता है त्रिलोचन। दोस्तों इनकी कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है इतिहास में। और त्रिलोचन के बाद जो अगला शासक बनता है वो यशपाल। दोस्तों यशपाल गुजर प्रत्याहार वंश का अंतिम शासक है। ठीक है। इनसे संबंधित परीक्षा में हर बार प्रश्न आता है कि गुजर प्रत्याहार वंश का अंतिम शासक कौन है? तो वह है हमारा यशपाल। ठीक है। अब दोस्तों हम गुजर प्रत्याहार वंश के शासक बने हैं, उनका एक बार हम रिविजन कर लेते हैं। तो इसको मैं हटाता हूँ। दोस्तों गुजर प्रत्याहार वंश की भीलमाल शाखा में सर्वप्रथम हमने पढ़ा है नागभट्ट प्रथम। उसके बाद पढ़ा था कपकुस्त। ठीक है। कपकुस्त के बाद जो अगला शासक बनता है वो है देवराज। देवराज के बाद जो अगला शासक बनता है वो है वस्त्रराज। ठीक है। और वस्त्रराज के बाद जो अगला शासक बनता है वो है नागभट्ट सेकंड। ठीक है। और दोस्तों नागभट्ट सेकंड के बाद जो अगला शासक बनता है रामचंद्र। ठीक है। और रामचंद्र के बाद जो अगला शासक बनता है वो है मिहिर भोज। ठीक है। ये मिहिर भोज। और मिहिर भोज फर्स्ट के बाद जो अगला शासक बनता है वो है महेंद्र
पाल, ठीक है, महेंद्रपाल फर्स्ट। उसके बाद अगला शासक बनता है महिपाल, महिपाल, ठीक है, महिपाल फर्स्ट। और महिपाल फर्स्ट के बाद जो अगला शासक बनता है वो है राज्यपाल, राज्यपाल। दोस्तों बाद में इन शासकों की कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन दोस्तों इनके बाद जो अंतिम शासक बनता है वो याद रखना है यशपाल, यशपाल, ठीक है, ये अंतिम शासक है, अंतिम शासक। यानी कि दोस्तों गुर्जर प्रत्यार वंश की जो भीनमाल शाखा है, भीनमाल शाखा का जो अंतिम शासक है वो कौन है, यशपाल, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों भीनमाल शाखा के जितने भी शासक पढ़े हैं वो हमने अच्छे से पढ़े हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शासक अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करें तो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।